नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हर वीडियो के अंदर होते हैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट। इससे पहले आपके 7 टेस्ट हो चुके हैं, आज 8वां टेस्ट होगा। और ये टेस्ट सारे आपके टॉपिक वाइज होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होते हैं। इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए हो सकता है। हमने करवाया अभी तक आपको NCF, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे सीटेट पेपर 1 का ये एनालिसिस है। इसी तरह से आपका सीटेट पेपर 2 का भी एनालिसिस है। इसमें आपके NCF के टोटल क्वेश्चन थे 192, जिनको हमने 5 वीडियो के अंदर कवर किया। अब हमारा टॉपिक चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसके जो सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक कौन सा, जेंडर होता है, डिसेबिलिटी होता है। इनके टोटल मिला के अभी तक 131 क्वेश्चन पेपर 1 और 2 में आए हैं। जो बच्चे पेपर 1 या पेपर 2 अकेले की तैयारी कर रहे हैं, या तो पेपर 1 या पेपर 2, तो भैया दोनों के पढ़ लेना, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस सेम है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाता है, अगले साल वो क्वेश्चन पेपर 2 में हो जाता है। इसलिए आप दोनों के क्वेश्चन करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज होंगे 40 की जगह 51 क्वेश्चन, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी इसी वजह से, और मेरे को टॉपिक खत्म भी करना है। इसमें टोटल 131 क्वेश्चन है, 2 वीडियो इसके ऊपर हो चुके हैं, 2 टेस्ट हो चुके हैं, 80 जा चुके। इसी तरह से 51 क्वेश्चन हो गए, तो 51 क्वेश्चन 40 + 11 रह जाएंगे। तो आज मैं टोटल इसी में 51 क्वेश्चन पूरे करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, तो एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। अब देखो, कुछ लोग इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इस ऑप्शन में ये कहेंगे कि सर इसके अंदर नेगेटिव क्या है, कि टीचर सही तो कह रहा है। देखिए, हमें कभी भी मान लीजिए आपको ये, जब हमारे पास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इस हिसाब से तो उसके अंदर टीचर को अपने कठिन परिश्रम टीचर को करना होता है, उसको अपनी शैली बदलनी होती है उन बच्चों के लिए, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ना कि अपना काम बच्चों के ऊपर डालना होता है। कि अच्छा उनको कम समझ में आ रहा है तो उनको कहो कि तुम और ज़्यादा मेहनत करो, इनसे ज़्यादा मेहनत करो, अगर ये 2 घंटा पढ़ते हैं तो तुम 4 घंटा पढ़ो, तब तुम इनको पकड़ पाओगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो यही गलत हो गया है। फिर सेकंड कह रहा है समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। बिल्कुल सही है, वो ये फोकस करेगा कि उनकी कल्चरल नॉलेज कैसी है बच्चों की। देखिए, मतलब कि आप देखेंगे कि जब हमारा अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, तो उसमें हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है कि बच्चों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप। अब मान लो एक बच्चा है जिसको असम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, और उस बच्चे को आप असम के बारे में असम के बच्चे के साथ आप बैठाना चाह रहे हो, तो वो बच्चा तो उससे दूर भागेगा ना। वो मान लो कोई बच्चा हरियाणा का बच्चा है, तो हरियाणा के बच्चे के साथ बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बारे में उसको पता है, उसके कल्चर के बारे में उसको पता है। तो आप फोकस ये करोगे कि हरियाणा वाले को असम वाले कल्चर के बारे में पता हो। हम ये कहते हैं ना कि मान लो बाहर कोई बंदा मिल जाता है जिससे हम यहाँ तो बात भी नहीं करते, लेकिन अगर बाहर कहीं पे मिल गया और बाहर सब अलग अलग है, तो हमको वो भी अपना सा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको उसका कल्चर हमें अपना दिखता है, ना कि वो बंदा अपना दिखता है। समझ रहे हो? जब आप केवी वगैरह में लगोगे तो आपके साथ ये आएगी, ये डिफिकल्टी, और ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी कि आप हर किसी से, जो आपको ऐसा लगेगा कि मान लो आप दिल्ली हरियाणा राजस्थान से हो और आप मान लो साउथ में पोस्टेड हो गए, तो आपको दिल्ली हरियाणा राजस्थान के सारे ही लोग अपने दिखेंगे। एक्चुअली लोग अपने नहीं होते, कल्चर अपना होता है। कल्चर भी कौन सा अपना मानते हैं हम? जिसके बारे में हमको पता है। लेकिन बीइंग एन इंडियन, तो हमें हर इंडिया के हर कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फोकस करूंगा। बाकी अगर मान लो मुझे इसका नहीं पता था, तो फिर मैं बाकी की इस चीज़ के ऊपर देखूंगा। सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा, अनदेखी तो नहीं करेगा। ठीक है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएगा, उनके साथ रहेगा। गलत चीज़ है, समान नहीं बनाना। हमें हमेशा हर ग्रुप के अंदर हर लेवल के बच्चे एक साथ रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले, ये भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8076
392717। अगर आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना है, हो सकता है आपको जो बच्चों ने मैसेज किया है लगभग उनको मैसेज मिल ही जाते हैं, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर मैसेज मिले, लेकिन अगर आपको इसके अंदर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। आपको इसके साथ में आपको 15 डेज का जो क्रैश कोर्स है वो दिया जाएगा, और 10 पेजेस के जो ईवीएस के नोट्स है जिसमें आपको ईवीएस अलग से पढ़नी नहीं है पेपर 1 के लिए, वो दी जाएगी। कुछ बच्चे पेपर 2 की भी पूछते हैं, तो पेपर 2 की साइंस मैंने बताया ही था, थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी। मैथ्स मैंने करवा रखा है, एसएसटी के लिए भी कुछ देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाना अगर आपको जुड़ना है तो, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का। कह रहे हैं एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विविधता को कैसे संबोधित करोगे? मैंने हमेशा बताया था हर चीज को महत्व देंगे आप, तो भिन्नता को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। बिल्कुल सही बात है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है ना, वो हमारे लिए रिसोर्स है। कई बार ऐसा आता है कि मल्टीलिंग्विज्म आपका क्या है, आपकी बहुभाषिकता क्या है, या बहुसंस्कृतिक आपके लिए क्या चीज़ है, तो हमारे लिए संसाधन का एक रूप है, बस हमें प्रयोग करना आना चाहिए। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी सही बात है। अलग अलग टीचिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल होगा, लर्निंग स्टाइल के हिसाब से हम टीचिंग स्टाइल को अपने को डेवलप करेंगे। मतलब हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानक निर्देश देकर, देखो जो ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्या होता है, ये हमारे मेनली रूल्स होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, तो हमें कभी भी बच्चों को रूल के अंदर नहीं बांधना, ये नेगेटिव है। तो जहां मेरा आंसर होगा ए, बी और सी, यही मेरा आंसर है, चौथा आंसर है भाई मेरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, यानी कि जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग होती है और पीयर ट्यूटरिंग है, इसको आप कैसे कहेंगे? मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेशन हमारे लिए अच्छी चीज़ है ना, तो पहली बात तो हम इसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना, नहीं ऐसा नहीं है, केवल कभी कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं क्योंकि यह सहपाठियों में तुलना को बढ़ावा देता है। तुलना को बढ़ावा सहयोगी अधिगम नहीं देता, आया समझ में? कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं देता। कंपटीशन, रैंक देना और ये सारी चीज़ें हमारी तुलना को बढ़ावा देती है, ना कि ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सक्रिय रूप से निरुत्साहित करना चाहिए। अब मैं तो भैया प्रोत्साहित करना है, निरुत्साहित की तो बात ही नहीं है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, यही चीज़ है हमारा, पीयर एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चौथा भी देख लेते हैं। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। अलग अलग तो हमें करना ही नहीं है बच्चों को, तो हमारा थर्ड ही आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी जो आरटीई एक्ट है 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। नहीं, हम तो उनको अपने साथ अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, समावेशी शिक्षा देंगे उनको। ठीक है, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए विशेष विद्यालयों में, गलत चीज़ थी ये भी बता रखा था मैंने। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल सही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे ना, जो बच्चा रियल में रेगुलर स्कूल में सीखेगा ना, वही उसका एक्चुअली जीवन कौशल होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, इसमें इतने बड़ी बात नहीं है। देखिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। जो हमारी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो किस लिए बनाया जाता है? वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ही बनाया जाता है। आगे समझ में, इसमें तो कोई, इसीलिए कहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये है हमारी समता और समान अवसर पर। ठीक है, इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि हर बच्चे को हक है सेम जगह पढ़ने का, तो उसको हम यही करवाते हैं। ठीक है, और इक्विटी के लिए, इक्विटी क्या थी? जो समता थी। समता क्या थी? कि एक बच्चे को अगर मान लो और बच्चों से वो पीछे हैं किन्हीं चीज़ों में, मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता, तो उसके लिए
हम अलग से कुछ इस तरह का देंगे कि ब्रेल लिपि उसके लिए बुक्स उसके लिए ला दी, ठीक है, जिससे वो और बच्चों के समान आ जाए। आ रहे हो समझ में? अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर यहाँ तो हमने समान अवसर नहीं दिए है, ठीक है, कि मान लो बच्चे को तो उसको तो हमने ब्रेल की बुक दे दी है और इस हिसाब से तो हमने उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है। पर अगर आप इसको देखेंगे तो भैया जब आपने नॉर्मल बुक अपने बच्चे को दी ना, तो वो एक्चुअली आप अब जो अपना बच्चा जो नॉर्मल हमारा बच्चा था उनको तो आपने एक स्टेप पहले ही आगे कर दिया था, तो उसको तो बराबर लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो हमारा बच्चा देख नहीं सकता उसको ब्रेल बुक्स दे रहे हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको भी समान अवसर दो, तो इन बच्चों को भी हम ब्रेल बुक दे देंगे, लेकिन वही बात है ना, जैसे जो नॉर्मल बुक्स हैं वो ब्लाइंड बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है, ऐसे ही आप कहेंगे कि जो ब्रेल बुक्स हैं वो भी हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए काम की नहीं है। तो यही तो चीज़ हो गई। तो समान अवसर का मतलब यही होता है, अगर हम उनके लिए कुछ अलग से काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम कुछ समानता से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उन्हें समता का अधिकार दे रहे हैं, इक्विटी का। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये देखिए, ये एक तरह से रिपीट ही हो गया क्वेश्चन। कह रहे हैं संयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। अभी ये हमने किया था, देखिए ये 2019 जुलाई के अंदर आया था। तो हमारा क्या था, सक्रिय रूप से हतोत्साहित नहीं जी, प्रोत्साहित था हमारा। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं, प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चन देखो, आसान भी है और देखते हैं किस तरह का आप कैसे समझते हैं इसको। दृश्य रूप से बाधित, यानी कि वो जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, ठीक है, कि हमें किस तरह के हम किस तरह से उनके साथ बिहेव करें, या ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा कैसे रहना चाहिए। कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। अब देखो, जो बच्चा देख ही नहीं सकता, आप उनके लिए अलग अलग तरह के विजुअल प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो कोई फ़ायदा है क्या? गलत हो गया ये चीज़, ठीक है। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। अरे भैया वो तो देख ही नहीं सकता, ध्यान से कैसे देखेगा, समझ रहे हो। अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित। अब जो वर्कशीट होती हैं वो भी इस तरह की होती हैं, जो रिटर्न वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो जो रिटर्न वर्क होता है उन्हीं से आपकी वर्कशीट वगैरह बनती हैं। जो एक्चुअल में जो पेपर होता है तो उनको तो बच्चा देख ही नहीं सकता, तो उनको कैसे पूरा करेगा। स्पीक क्लियरली, बिल्कुल सही बात है। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, यही हमारा आंसर है, चौथा आंसर है भाई इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताइए कि समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है। मानकीकृत आपका परीक्षण होता है, ये तो मैंने गलत बता रखा है। मैंने बता रखा है जैसे ही आप कोई स्टैंडर्डाइज चीज़ बना देते हैं ना, जो हर बच्चे के लिए समान होगी, वो चीज़ हमारी गलत होती है। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ बनानी पड़ेगी। स्पेसिफिक यानी कि हर बच्चे के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअलाइज्ड रहेगी, आपके लिए स्पेसिफिक रहेगी, विशिष्ट रहेगी, कि हर बच्चा उसको देख के अलग से पढ़ सकेगा। आया समझ में? इसी तरह से आप उसका अलग से अनुपालन कर सकते हैं। आप हर बच्चे के लिए आपकी जब ये बात कहते हैं कि आपका टीचिंग स्टाइल हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, तो आपकी जो वो चीज़ होगी, वो टीचिंग स्टाइल कैसे होता है, वो भी आपका कैसा रहता है, इंडिविजुअलाइज्ड रहता है, विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है बच्चे से रिलेटेड, ठीक है। तो आपकी जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये तो गलत चीज़ है। प्रोमोटिव कम्पिटिटिव लर्निंग, कम्पिटिटिव भी नहीं है यहाँ, कोऑपरेटिव होना चाहिए था। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, यही हमारा चीज़ है। कह रहे हैं यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ये भी गलत है। एक रूप वही वाली चीज़ आ गई ना जो सबके लिए सेम है, ऐसी तो हमारे लिए गलत चीज़ होती है। सबके लिए सेम नहीं होती सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि एक चार्ट भी था, एक वीडियो आई थी कभी फेसबुक पे, उसमें ये था कि भाई आज का हमारा जो टीचिंग है वो वही है जो 200 साल पहले 300 साल पहले था, वैसे ही है आज भी हमारे क्लासरूम। जहाँ पे मान लो किसी मछली को कहा जा रहा है कि तू तो पेड़ पे चढ़, ठीक है, और किसी सांप को कहा जा रहा है, सांप को तो नहीं कहूँगा, मान लो किसी ऐसी चीज़ को कहा जा रहा है कि तू उड़, ठीक है, तो वो कैसे उड़ेगी, ठीक है। तो पक्षी जो चीज़ जिसके लिए है वो उसी चीज़ के लिए तो काम कर पाएंगे। हम इक्वल चीज़ें क्यों करें, हर बंदे के लिए सेम गोल क्यों करें। मछली को ये कहेंगे ना तू तैर के दिखा, आया समझ में, पक्षी को ये कहेंगे तू उड़ के दिखा,
बंदर को ये कहेंगे तू पेड़ पे चढ़ के दिखा, अब मछली को कह दिया पेड़ पे चढ़ के दिखा, तो वो तो इसमें फेल होगी ना। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो वो क्या फेल थी क्या, वो जो हमने उसके लिए गोल सोचे थे ना वो गलत थे भाई। क्योंकि हमने उसको, हर बच्चे को हम टेस्ट ले रहे हैं कि पेड़ पे चढ़, ठीक है, तो हर बच्चा पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करा। अब जो बंदर वगैरह हो जाएंगे ये तो जीत जाएंगे, ठीक है, बाकी तो चीज़ें हार जाएंगी। तो हर बच्चा हमारे लिए एक अलग बच्चा है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है, उसकी अपनी योग्यताएं हैं, जो कि मैंने अभी बात करी कि उसकी अपनी योग्यताएं हैं और उसमें सीखने की क्षमता है, बिल्कुल सही है ये। अब अगला देखते हैं, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। गलत चीज़ है, हमें दया और सहानुभूति नहीं दिखानी है बच्चे को भाई। अपाहिज बच्चा और मंदबुद्धि बच्चा के रूप में वर्गीकृत करना है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं है। पहला ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए भाई आसान है क्वेश्चन। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है, संबोधित कर सकता है। अब बताएंगे, ठीक है, किस तरह से वो उनको एड्रेस करेगा, उनकी नीड्स को। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट गलत चीज़ है, रटनेबल बल नहीं देना है। निर्देश द्वारा देने के लिए एक रूप तरीका नहीं होगा, यूनिफॉर्म वे कभी भी नहीं होगी, डिफ्रेंशिएट होगी, अलग अलग होगा, हमारा स्पेसिफिक होगा, कुछ अलग अलग, हर बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। गिविंग ए लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क हमारा अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चे के अधिगम के अशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, यही हमारा चौथा आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमारा पेपर 1 में भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था कि पहली बार विद्यालय आने वाली पीढ़ी, यानी जो हमारा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, आप उनको कैसे करेंगे। अभिभावकों को बुलाकर कहेंगे कि यदि वे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाए, गलत चीज़ है। अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दें कि वे किस प्रकार अपने बच्चों पर धन व्यर्थ कर रहे हैं, गलत चीज़ है। बच्चों को समझने के लिए उनसे बात करें और उनके अधिगम के लिए एक प्रेरक बनाए, बिल्कुल सही है। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें शिक्षण ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, गलत है। हमारा आंसर नंबर 3 है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को क्या किया जाता है। प्रोग्रेसिव सेटअप में क्या किया जाता है, प्रोग्रेसिव सेटअप में बच्चे को समावेशी शिक्षा ही दी जाती है। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लें, यहाँ डायरेक्ट ये नहीं पूछा समावेशी शिक्षा में क्या किया जाता है, यहाँ पूछ लिया प्रोग्रेसिव सेटअप में क्या किया जाएगा, तो वहाँ समावेशी शिक्षा ही दी जाएगी। देखिए अन्य बच्चों से पृथक किया जाएगा, अलग नहीं करना हमें बच्चों को, केवल व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा, गलत है। ये जब केवल वाली चीज़ आ गई तो आप बच्चों के लिए गलत काम कर रहे हो। उनका जो आप उनको जो कुछ सिखा सकते हो उसमें आप केवल जोड़ के ये कर रहे हो कि तुम बस इतना ही सीखो, ठीक है। उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखेंगे, ये भी गलत है, ऐसा कुछ थोड़ी है। अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हो तो विशेष व्यवस्था की जाती है, यही है हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम अक्षमता या अशक्तता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, अलग संस्थान में डाला जाए, नहीं, नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहाँ उसे विशेष व्यवस्था की गई हो, यही हमारा आंसर है। बाकी दोनों देखोगे दोनों भी गलत है। व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए उसे, विज्ञान और लेखन कौशल ना सिखाया जाए, गलत है। उसकी त्रुटियों के लिए बुरा और कठोर दंड दिया जाएगा, गलत है। कठोर और बुरा दंड तो हमें किसी बच्चे को कभी देना ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों, फिर वही वाली चीज़ आ गई कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड वाले बच्चे हमारे पास में, तो उनके साथ आप क्या करोगे। उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे माता पिता के पेशे का अनुकरण कर सके, मतलब जो मम्मी पापा हैं वही वो बनेंगे, गलत चीज़ है। यही तो हमारा जो ये कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम आया कैसे था, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप वर्ण की बात करोगे ना, तो वर्ण हमारे पैदाइशी के हिसाब से नहीं थे। वर्ण जो थे, वर्ण हमारे आए थे कि जो आपकी कैपेबिलिटी थी आप उस हिसाब से थे, समझ रहे हो। अभी जो हमारी जात बन गई, मान लिया हम किसी को कहते हैं धोबी,
समझ रहे हो। तो धोबी एक्चुअली एक पेशा था, समझ रहे हो। अब हुआ क्या कि मान लो कोई अध्यापक था तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा देता हूँ जिससे मेरे बच्चे अध्यापक जरूर बने। और बच्चे का मान ले कोई धोबी का बच्चा है तो ये धोबी बनेगा, इसका पापा इसको क्या सिखाएगा, इसको धोबी बनना सिखाएगा। तो इस तरह से ये आपका कास्ट सिस्टम चला गया, ठीक है। तो जो भी आपका था कि जो उच्च वर्ग के जो उस टाइम पे पेशे में थे, और ये भी आज भी होता जाता है। अगर आप ये देखेंगे ना, कास्ट सिस्टम को तो आप हटा दो, ठीक है, कास्ट सिस्टम तो को आप हटा दो, लेकिन हर कोई मान लो कोई आईएएस बच्चा बैठा है या आईएएस कोई बंदा हो गया तो उसका पेरेंट यही सोचता है कि उसका बच्चा आईएएस ही बने। आया समझ में। और जो आप ये देखते हैं, और ये नॉर्मल चीज़ भी अगर आप देखेंगे ना इस चीज़ को, कि अपने बच्चे को लोग दूसरों से ऊपर देखने की सोचते ही हैं कि मेरा बच्चा सबसे मौज में रहे या ये सारी चीज़ें रहे। तो इसी मोह की वजह से हमारा एक तरह का कास्ट सिस्टम चल गया। और जो ये खाई उत्पन्न हुई ना, ये यहीं से हुई थी। कास्ट सिस्टम हमारा पहले ये नहीं था, बाय बर्थ नहीं था, वो प्रोफेशन था भैया हमारा। और इसी वजह से हमारा जो प्रोफेशनल जो चीज़ें थी ना, अगर मान लो किसी कोई चीज़ है चमार एक प्रोफेशन था, जो जूते ठीक करने वाला होता है उसको कहते हैं। ये कोई जात नहीं थी, समझ में आया। या कोई धोबी कोई जात नहीं थी, समझ रहे हो, ये कोई कास्ट नहीं थी, समझ में आया। ये कोई कास्ट नहीं है। ये जो आज के टाइम पे जो कह देते हैं कि भैया एससी है, एससी कहो, ये मत कहो, तो एक्चुअली आपको ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो बंदा जूते ठीक करने वाला थोड़ी है। मान लो कोई बंदा कहीं टीचर लग गया तो अब तो वो अध्यापक है ना, वो आपके जूते थोड़ी ठीक करने वाला है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हमें समझनी भी पड़ेंगी। कुछ लोग आज भी कह देते हैं इन चीजों को लेके, लेकिन मैं इसको पर्सनली गलत मानता हूं इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही चीज है। और जो हमारा रिजर्वेशन जो दिया गया है ना, वो दिया भी इस वजह से गया है क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं। ये जिस दिन ये चीजें खत्म हो गई ना, जिस दिन आपने इंटरकास्ट मैरिज करना शुरू कर दिया और ये सारी चीजें खत्म हो गई, तो ये अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएंगी ये चीजें, फिर आपका कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो यही चीजें थी कि पेशे के हिसाब से दिया जाना चाहिए, गलत चीज है। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उन्हें किसी भी प्रकार शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, गलत है। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, गलत है ये चीज़ भी। हमारा सेकंड ही हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक है। तो हर बच्चा, अब हमारा लिंग आ गया है। 15 क्वेश्चन हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के हो गए थे, अब हमारा लिंग से रिलेटेड चीज़ें है। चलिए, कह रहे हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है, यानी कि उस चीज़ से बचेगी ना जो गलत होगी। गलत कौन सी होती है? जेंडर बायस हमारा गलत होता है, लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है। तो या लिंग के आधार पे आप जो बायस रहते हैं उसको बोलते हैं वही ये चीज़, ठीक है। तो यही हमारा गलत है। लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व और लैंगिक संवेदनशीलता तो अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों को तो हमारी पुस्तक बढ़ावा देती है, ना कि बचती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, वह सीखने का वातावरण, ठीक है। हाउ टीचर एंड स्टूडेंट डैश जेंडर इन क्लासरूम, इट डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखो ऑप्शन पढ़ेंगे भाई इसके, देखिए ये क्या कह रहा है। पहला कह रहा है व्याख्यात करते हैं पर कोई प्रभाव नहीं डलता, ठीक है। यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव तो डालता है, कि जो भी कक्ष में विद्यार्थी और बच्चा करेगा तो प्रभाव तो डालता है। तो पहली बात तो यही है। तो प्रभाव नहीं डालता, जहाँ पे प्रभाव नहीं डालता वो चीज़ें नेगेटिव है। शुद्ध करता है, गलत है। कर्म प्रभावी बनाता है, ये भी गलत है। हमारा दूसरा ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर प्रभाव डालता है वाली चीज़ है, ठीक है, इम्पैक्ट डालता है। तो निर्मित करते हैं पर प्रभाव डालता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आपको इस तरह से ऑप्शन के साथ भी खेलना आना चाहिए भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण और हाथों में लेते हैं और लड़कियां आंकड़ों को रिकॉर्ड करने और बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, टीचर को कहते हैं कि टीचर बच्चे को ये कहता है कि तुम तो, लड़कों को तो कहेंगे कि तुम तो इनके हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट करो उपकरणों के साथ, और लड़कियों को कहेंगे जाओ तुम बर्तन धो के लाओ। तो भैया जो ये वाली चीज़ है ना,
ये वाली चीज़ क्या है, आप क्या मानते हैं? लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करने के लिए, पहली बात तो ये चीज़ गलत है या ठीक है? बिल्कुल गलत है ये चीज़, ठीक है। तो ये जेंडर बायस है, यहाँ आप भेदभाव कर रहे हो चीज़ों के अंदर। तो लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती हैं और उनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, गलत चीज़ है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड रखती हैं। अरे भैया लड़कों को भी तो बनाओ आंकड़ों का रिकॉर्ड करने वाला फिर, ठीक है। लड़के क्यों नहीं हो सकते बेहतरीन अवलोकनकर्ता? अब मान लो इसके अंदर मैंने कह दिया कि लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं, तो एक चीज़ समझना, कई बार हमें ये देखा गया जो आज की जो सोसाइटी चल रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर मान लो किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है ना, और उस बंदे की अगर आपने कभी कुछ एक्स्ट्रा साइड ले ली, तो ये माना जाता है कि ये चीज़ तो पॉजिटिव है, मतलब उस चीज़ को आप पॉजिटिव मान के चलते हो। तो ये सेम वही वाली चीज़ है कि लड़कियों की हमने यहाँ पे बड़ाई कर दी। जब हम लड़कों, अगर मैं यहाँ कह देता कि लड़के बेहतरीन अवलोकनकर्ता होते हैं, तो वो चीज़ तो गलत हो जाती कि सभी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ ये वाली बात कह रहा हूँ कि लड़की बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं, तो इसको कह देंगे बिल्कुल सही है। क्यों भाई, लड़के क्यों नहीं हो सकते? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो हमें हमेशा नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल रहना है और चीज़ों को देखना है जिस हिसाब से है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आंसर भी देख ले रहे हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, सोशल रोल्स के कारण, मैंने आपको बताया था सोशल रोल्स के कारण क्या होता है। देखिए, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति होती है, रोल एटीट्यूड होता है ना, रोल स्ट्रेन होता है नहीं, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप बनता है। मैंने बताया था ना आपको, पिछली वीडियो में बताया था भैया, पिछले टेस्ट में बताया था कि जेंडर वाले के हिसाब से हमारा क्या चीज़ होती है। हमारे पहले तो हमारा रोल बनता है, सॉरी हमारा सोशल रोल होता है, सोशल रोल सोसाइटी बनाती है, सोशल रोल से हमारा स्टीरियोटाइप बनता है, स्टीरियोटाइप के हिसाब से हम फिर बायस होने लग जाते हैं लड़कों और लड़कियों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 ही है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में भी क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, इसके अंदर नंबर गिनते हैं हम, संख्याएं गिनते हैं, समझ रहे हो, कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। आप कौन सा मानते हैं लिंग समानता का मानदंड? पहले कह रहे हैं विद्यालय में पुरुषों और महिलाओं की संख्या की तुलना, गलत चीज़ है। विद्यालय के अंदर पुरुषों और महिलाओं की संख्या की तुलना करोगे, गलत चीज़ है भाई। मतलब ये मानदंड नहीं हो सकता, ये मानदंड नहीं हो सकता। आपने किसी एक सोसाइटी को उठा लिया, एक उस चीज़ को कर लिया, उसके हिसाब से आप उसकी तुलना कर रहे हो, वो गलत चीज़ है। कक्षा 12 में लड़कों लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं। अब ये देखोगे कि भाई हमारा डिस्टिंक्शन कितने बच्चों को मिली है, कितनी लड़कियों को मिली है, गर्ल्स को कितनी को मिली है और बॉयज़ को कितनों को मिली है, ठीक है। अब मान लो डिस्टिंक्शन हमारी जो होती हैं, जो टॉपर बनती है, वो मान लो लड़कियां बनती हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे लड़के तो बड़े दर्दनाक उसमें जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या देखेंगे, देखिए, कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू 12th क्लास। हमारा ये देखना पड़ेगा हमें कि 12वीं तक आते आते कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा है और कितनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है। उस हिसाब से हम ये कहेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर किसकी स्थिति कैसी है। लिंग समानता का मतलब ये है कि किसको कितने मौके दिए जा रहे हैं, आया समझ में। अब वो मौके दे दिए, डिस्टिंक्शन का मतलब तो ये है ना, जो मौके पे चौका लगा गया, ठीक है, तो वो तो बच्चों के हिसाब से है, ठीक है। कभी हो सकता है लड़के ज़्यादा चौके लगाए, कभी हो सकता है लड़कियां ज़्यादा चौके लगाए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि लिंग समानता क्या है, इसका मतलब ये है हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखी जाएंगी? अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी कि लड़के और लड़कियां जब कक्षा 12 तक आए तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा और कितने लड़कियों ने स्कूल छोड़ा, ठीक है। क्या छात्राओं के विद्यालय में बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? ये भी गलत है, ठीक है। ये गलत चीज़ें होती है, मतलब कि गलत चीज़ें इन द सेंस, ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना इस चौथे ऑप्शन का, ठीक है, क्योंकि हमें कंपैरिजन लड़के और लड़कियों की संख्याओं को करना है और यहाँ तो ये एक ऐसी चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि जेंडर पैरिटी का बताया था ना मैंने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है भाई,
इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण हो सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? कह रहे हैं कि अ लॉट ऑफ डिबेट सराउंड्स वेदर गर्ल्स एंड बॉयज हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज ड्यू टू देयर जेनेटिक मटेरियल, कि कुछ बच्चों के अंदर कुछ जेनेटिक, मतलब कि जो लड़के और लड़कियां अलग होती हैं, मान लो ये चीज़ आप कहते हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से अब आपको वो आपकी सोसाइटी में दिखेगा भी, तो आपको क्या लगता है उसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण तो क्या कह रहे हैं, पहला कारण तो कह रहे हैं कि लड़कियों को सेवाभाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। ये कौन कर रहा है? ये कर रही है सोसाइटी, समझ रहे हो। जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है कि लड़के तो लड़कियों की तरह नहीं रोते हैं। तो ये कौन करती है? सोसाइटी, ठीक है। पहले ऑप्शन समझ लो सारे के सारे। अगला कह रहा है यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं, कि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो भैया सुनो मेरी बात, अलग नहीं होते। ये आप जो करते हो ना, ये पहला देखो, पहला काम किसने किया था? सोसाइटी ने किया था। ये वाला काम ये कह रहा है कि उनके अंदर जेनेटिक होती है भाई, ये चीज तो वो पैदा ही इस तरह से होते हैं। लड़के लड़की जो अलग होते हैं वो अलग होते ही इस वजह से हैं। मान लिया फिजिकल अपीयरेंस उनके अलग होती है, ये सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनके इंटरेस्ट भी अलग हो जाएंगे ना, गलत है ये चीज, ठीक है। फिर है सभी लड़कियों की में कला शिक्षा के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, मतलब पहले से ही कोई प्रतिभा आती है। जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ये कह रहा है लड़के तो इसके लिए तैयार होंगे और ये इसके लिए होंगे। फिर वही वाली चीज है, ये भी ये कह रहा है कि वो तो पैदा इस तरह से होते हैं। थर्ड कह रहा है कि लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। गलत चीज है। वो सेवा भाव वाले इसलिए नहीं बनते क्योंकि सोसाइटी उसको नहीं सिखाती भैया। सोसाइटी तो लड़की के पीछे पड़ी होती है, तेरे को ऐसे बोलना है, तेरे को ऐसे चलना है, तेरे को ऐसे सुनना है, तेरे को ऐसे हंसना है, समझ रहे हो। वो कभी अपने लड़कों को सिखाती ही नहीं है। वो कभी ये नहीं सिखाती कि अपने लड़कियों को तो ये कह देगी कि तेरे को ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, या तू इतने बजे रात से घर से बाहर मत रह, ये मत रह। लेकिन लड़कों के लिए वो अलग रूल बनाती है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट किया गया है ना, वो सोसाइटी ने ही किया गया है, सोसाइटी ने ही किया है। अरे समझ में आया आपको? तो यही हमारा आंसर है। एक छोटी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग मेरे को ये कहते हैं, एक्चुअली जब मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ ना यहाँ, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर लड़कियों के लिए कोई क्राइम नहीं है। कोई हो गया एक आध, कोई कभी 1000 10,000 में से एक आध कोई निकल गया, ठीक है। जितने की अगर आप अपने नॉर्थ में आएंगे, जो दिल्ली होगा, ये है। कुछ जो हमें मेरे से पूछते भी हैं, जो टीचर जो नए नए लगे होते हैं, पिछली बार जब केवी में सिलेक्शन हुआ ना बच्चों का, तो मेरे से पूछ रहे थे सॉरी, तो मेरे से पूछ रहे थे कि सर नॉर्थ ईस्ट लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है। तो मैंने यही कहा कि नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा सेफ जगह लड़कियों के लिए नहीं है। तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की थी। वहाँ चीज़ क्या नोट की थी कि लड़कियों के लिए कोई था ही नहीं। जो ईव टीजिंग नाम की चीज़ है, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है? वहाँ के लड़के सीधे हैं क्या? ना, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी सोसाइटी है वो। देखो यहाँ मैंने जो नोट कि यहाँ चीज़ क्या चेंज होनी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी बदलेगी या जिससे हमारे लड़के छेड़खानी करना बंद करेंगे। क्या यहाँ पे क्या होती है, यहाँ मम्मी और ताई बैठ के बात कर रही होती है लड़कों के सामने कि आए फलाने की लड़की तो ये पहन के जा रही थी, बताओ उसको तो शर्म नहीं है, समझ रहे हो। तो अब जब लड़का ये चीज़ें सुनता है तो वो, आपको क्या लगता है, वो जब बाहर कि उस लड़की को किसी चौराहे पे देखेगा अपने 4 दोस्तों के साथ में, तो वो उस पे वही कमेंट क्यों नहीं करेगा जो उसने अपनी मम्मी को कहते हुए देखा? ये समझ रहे हो। उसने अपनी बहन को कुछ ना पहनते हुए उसकी मम्मी उसको समझाती है कि तू 10 बजे से बाहर मत घूम, बाहर मत रह, या मैं तो 10 बजे तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे से बाहर लड़कियों को रोका जाता है। तो अब जब लड़का देखेगा किसी को भी, समझ रहे हो, 9 बजे किसी को बाहर देखेगा, तो वो क्या सोचेगा कि रोका तो इसके घर वालों ने भी नहीं हो, मतलब इसके घर वालों ने भी होगा, लेकिन ये रुकी नहीं है, समझ रहे हो। तो जब ये वाली जो सोच आती है ना, यही तो चीज़ है, यही तो बात है।
कोई भी फिजिकल चीज़ें नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो अभी निर्भया वगैरह का जो केस वाला वगैरह का चीज़ थी, तो उसके अंदर कुछ इस तरह का कह रहा था उनका वकील, उसका कोई इंटरव्यू आप देखेंगे आपको भी मिलेगा। उन्हें कुछ इस तरह की बातें कही थी कि जो लड़कियां होती हैं ना वो अट्रैक्ट करती हैं लड़कों को, या ये सारी चीज़ें हैं। और लड़कों में तो ये चीज़ जन्मजात होती है। भैया जन्मजात नहीं होती, तुम्हारी सोसाइटी ने उनको चीज़ सिखा रखी है, ये वाली चीज़ें, समझ रहे हो। मान लो लड़का तो इस तरह का होना चाहिए कि अगर लड़की ने कुछ नहीं भी पहना ना तो वो उसको देखे ना, ठीक है। अब यही वाली चीज़ अगर मैं उल्टा कर दूं, एक शर्टलेस लड़का घूम रहा है तो कितनी लड़कियां जाके उसके भाग भाग के चिपकेंगी भाई, ठीक है। नहीं है ना, नहीं होती ना ये चीजें। लेकिन जब अगर मान लो कोई लड़की शर्टलेस या टॉपलेस घूम रही है, सारे लड़के उसको पलट पलट के देखेंगे। तो ये चीजें कोई बायोलॉजिकल या सेक्सुअल चीजें नहीं होती, ये चीजें सोशल हैं जो सोसाइटी ने घुमाया है। तुमने लड़कियों को तो ये वाली चीज सिखाई है कि ना जी पराया मर्द है या पराया लड़का, इससे ऐसे बात करनी है वैसे बात करनी है, लेकिन कभी अपने लड़कों को ये चीज नहीं सिखाई। तो जो आंसर है इसका वो आंसर नंबर 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि जेंडर बायस क्या होता है? अपने शारीरिक विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं को स्वीकृति देता है, गलत चीज है ये। सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण, मैंने वही बताया था ना अभी भी जो मैंने बात करी है, जो जेंडर बायस है ना वो भैया फिजिकल नहीं है, वो चीज फिजिकल नहीं है, वो सारी की सारी सोशल है, सोशल और कल्चरल है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको सोशल भी नहीं कहूंगा, कल्चरल कहूंगा, क्योंकि जो असम का कल्चर है वो मैंने देखा वो बहुत प्योर है लड़कियों के लिए, ठीक है। वो रात को 12 बजे भी घूम सकती हैं और कुछ भी पहन के घूम सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कक्षा 7 में एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र जिसमें शिक्षिका एवं घरेलू काम करते हुए रूप में महिला दिखाई गई है, जबकि डॉक्टर और पायलट पुरुष को दिखाया गया है। तो ये क्या करता है, ये क्या दिखा रहा है? देखो ये होती है हमारी, अगर आप देखेंगे तो एक हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम क्या होता है? जो आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे होते लेकिन वो फिर भी बच्चों के मन में जाता है। तो ये एक हिडन करिकुलम का पार्ट है, जिसमें अगर मान लो कोई भी चीज़ रहेगी ना, तो आपकी कोई पिक्चर ऐसी है जिसके अंदर पापा तो बाहर का काम कर रहा है, फोटो दिखा दी बस, और मम्मी को दिखाया गया है कि वो घर का काम कर रही है। अगर उससे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, वो घर में भी यही सारी चीज़ें देखते हैं और यही सारी चीज़ें वो एक्चुअल वहाँ पे भी देखते हैं, बुक्स में भी देखते हैं, तो उनको यही लगता है कि यही चीज़ सही है। लेकिन अगर मान लो आप बुक में कुछ इस तरह की चीज़ें दिखा दोगे जिसके अंदर उल्टी चीज़ होगी, तो बच्चों के अंदर दूसरी चीज़ बैठेगी ना। लेकिन अगर आपने वही सेम चीज़ दिखा दी है जो सोसाइटी ने उनके सोशल रोल्स बैठा रखे हैं, तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी? उससे आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, मतलब कि उसकी पोती है वो अपने पापा से बात कर रही है, यानी उनके बेटे से, ठीक है। कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। मतलब देखो, अच्छी लड़की की क्या परिभाषा निकाल दी? आज्ञाकारी होनी चाहिए, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी। अब जो व्यवहार होना चाहिए लड़कों और लड़कियों का सेम होना चाहिए ना भाई। इसमें क्या होता है कि लड़का ऐसे व्यवहार करेगा तो वो तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर लड़की करेगी तो वो गलत है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? ये पार्ट है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का, रूढ़िबद्ध धारणा का। यही हमारा सेकंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये क्या है? हमारा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, हमारा जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं थी, आसान था ये क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है, कि इंटरेक्शन जो उनका होता है किसी भी टीचर का जो होता है वह लड़कों से ज़्यादा करते हैं, लड़कियों से कम करते हैं। तो कह रहे हैं कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको अटेंशन ज़्यादा की ज़रूरत होती है, शायद इसलिए करते हैं। गलत है भैया ये चीज़। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, पक्षपात कर रहा है ना टीचर को तो कभी ना तो कोई धर्म देखना चाहिए, ना कोई जात देखनी चाहिए क्लास के अंदर, ना कोई लिंग देखना चाहिए, समझ रहे हो। तो यही चीज़ें होती हैं आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि समाचार पत्रों में कहानियों तथा
कर्तनों का चयन करना तथा प्रस्तुत करना जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के गैर पारंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। मतलब कि जो सोसाइटी ने उनके लिए रोल्स बना रखे ना कि औरत तो घर में रह के काम करेगी या टीचर बन जाएगी और जो आदमी होगा वो पुलिस में होगा और ये सारी जो चीज़ें रहेंगी, तो आपके हिसाब से अगर इसको उलट दिया जाए कि औरत तो पुलिस में है और आदमी घर का काम कर रहा है, तो आपको ये क्या लगता है कि ये किस चीज़ को होगा? ये जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए ना, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए नहीं, प्रोत्साहन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो चोट कर रहे हैं बल्कि उसको, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, काउंटर कर रहे हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। ठीक है, चलिए, कि ऐसा नहीं होता, जो चीजें हैं वो ये हैं। कह रहे हैं समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक, एक सेकंड क्या लिख दे, प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको क्या कहते हैं? देखिए, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जेंडर रूढ़िवादिता है, जो हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कह रहे हैं हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है कि विवेक कहानियों को शामिल करने के लिए प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्य में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। मैंने बताया ना, पुलिस में हो गई या इस तरह की चीज़ों में हो गई, तो ऐसी हैं। तो आपके हिसाब से क्या है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बना रहा है, गलत चीज़ है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। यह एलिमिनेट करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? एकल लिंगी विद्यालय यानी कि यूनिसेक्स स्कूल या बॉयज स्कूल अलग कर दिए और गर्ल्स स्कूल अलग कर दिए, गलत चीज़ है भाई ये चीज़। सह शिक्षा विद्यालय एवं पुरुष तथा महिलाएं दोनों शिक्षक सह शिक्षा मतलब कि जो कोएड स्कूल है उनको बढ़ावा दें, यहाँ पे फीमेल और मेल टीचर्स दोनों रहेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एकल लिंगी वही है यूनिसेक्स स्कूल होंगे जिसके अंदर केवल हमारी महिलाएं शिक्षा रहेंगी, नहीं। फिर कह रहे हैं कि कोएड स्कूल रहेंगे जहाँ पे केवल महिलाएं रहेंगी ना, हमारे कोएड स्कूल होने चाहिए जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों के दोनों टीचर रहेंगे। अब देखो होता क्या है, इसके ऊपर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। माना क्या जाता है गांव देहात में कि हमारी लड़की या हमारा लड़का अगर बॉय स्कूल में जा रहा है ना, तो वो सही जगह जा रहा है, वो बिगड़ेगा नहीं अगर लड़कियों से दूर रहेगा लड़का। उनको ये नहीं पता कि जो लड़कों को मैनर्स आते हैं ना, वो कोएड में अगर पढ़ेगा ना तभी उसको मैनर्स आएंगे। जितने भी आपको बेहुदा तरह के लड़के दिखेंगे ना, जो ज़्यादा छेड़खानी करते होंगे और ये ज़्यादा करते होंगे, वो 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी या तो खुद बहन नहीं होंगी, ठीक है, या उनका बहन होंगी तो उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, या वो उनकी जो पढ़ाई रही होगी ना वो हमेशा से उसी में रही होगी। मैं एक बात बताता हूँ, जब लड़के आपस में लड़के लड़के होते हैं ना कहाँ पे, तो वहाँ आप ये कहोगे गाली गलोच या इस तरह की चीज़ें होती है, और ये सेम लड़कियों के अंदर भी होता है अगर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब दूसरा पर्सन होता है यानी दूसरे लिंग का होता है, दूसरे जेंडर का, दूसरे सेक्स का बंदा बैठा है, कि अगर मान लो हमारी क्लास रहती थी, हमारी क्लास में हम 10th तक हम 30 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, लेकिन 3 लड़कियों की भी इतनी शर्म थी कि अगर क्लास में अगर कोई लड़की होगी तो कोई एक भी लड़का कहीं कोई गाली नहीं देता था और बचता था, जिससे अगर किसी बंदे की आदत थी ना गाली देने की, वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन निकाल के दिखा दो 30 लड़कों की क्लास में अगर केवल 30 लड़के बैठे हैं तो उस क्लास का भगवान ही मालिक है, समझ रहे हो। और आप अगर जो ये कहते हैं कि अलग रखने से बच्चे सुधर जाते हैं या ये सारी चीज हो जाते हैं, वहीं पे आप देख लेना गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स उसके बाहर कितनी भीड़ होती है लड़कों की, तो कहाँ सुधार ली भैया आपने। वो तो फिर भी जिनको कुछ गलत करना है या कुछ गलत वो चीजें करनी है वो पहले बाहर भी करेंगे। आप सोसाइटी से थोड़ी एक लाइन खींच के यहाँ लड़के रहेंगे यहाँ लड़कियां रहेंगी ऐसा थोड़ी कर दोगे आप, समझ रहे हो। इसीलिए कोएड एजुकेशन है वो बेटर होती है ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, जो कि हम ये भी कह रहे थे जो हमारे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको भी तो रेगुलर स्कूल में पढ़ाओगे, तो लड़के लड़कियों के हिसाब से अलग स्कूल बनाने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे करते हैं, फिर वही वाली चीज़ है,
जब अभिभावक अपनी पुत्री के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल देता है तो ये क्या है जी, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर जेंडर भेदभाव का आता तो ये जेंडर भेदभाव हो जाता कि उसने जेंडर भेदभाव कर दिया ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था, या मेल लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आ गए, जेंडर वाले थे, अब मेल लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे भाई। कह रहे हैं कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं, कौन सी चीज का सामना करते हैं बताओ भाई। कह रहे हैं प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता ना भाई, अगर मान लो किसी बच्चे को अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो पाठ्य पुस्तक तो सही तरह से पढ़ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खेलकूद में भागीदारी, खेलकूद भी सकता है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने में, हाँ कम्युनिकेशन में और शेयर ऑफ नॉलेज में, इसमें हो सकता है उनको कोई दिक्कत आए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये लास्ट क्लास के अंदर जब हुआ था तब भी बताया कि हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है। मैंने कहा था बाहर से अगर कोई वातावरण कुछ मिल रहा है ना तो उसकी वजह से हमारी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वही हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों से होगी, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से हो जाएगी। जन्म से पहले माँ अगर मदिरा सेवन करती थी, मदिरा सेवन यानी कि जो अल्कोहल होता है उसको यूज़ करती थी, ठीक है, या फिर उस हिसाब से जब इन्फेंसी में उसको दिमागी बुखार अगर बच्चे को हो गया था तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। शिक्षक की शिक्षण शैलियों से नहीं हो सकती कि मेरे बच्चे को तो लर्निंग डिसेबिलिटी इस वजह से हो गई क्योंकि इसका टीचर ऐसा था, कि मान लो एक बच्चे की राइटिंग खराब है क्योंकि इसका टीचर ऐसा था इस वजह से इसकी राइटिंग खराब हो गई, ऐसा नहीं होता भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं अधिगम अक्षमता है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो इसका जो ऑप्शन है ना वो हमने पहले जब क्वेश्चन किया था उसमें भी एक इस तरह का आया था, तो देखो लेकिन वो थोड़ा सा बदल के है। कह रहे हैं कि वस्तुपरक तथ्य और संस्कृति में इनमें कोई भूमिका नहीं है। कल्चर हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग देम। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स तो नहीं कह सकते हम। पठन अक्षमताओं के प्राय हैं, ठीक है, कि सिनोनिम है डिसलेक्सिया का, नहीं भैया अलग अलग तरह की होती हैं। सामान्य और उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाते हैं, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है इसका, कि ठीक है लर्निंग डिसेबिलिटी हर किसी में पाई जाती हैं। इसके अंदर जो ये भी है ना, ये इसने काम कर लिया। लास्ट में हमने पिछले टेस्ट में किसी तरह का क्वेश्चन था उसमें भी नहीं था, उसके अंदर ये था कि सामान्य और उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में ही पाई जाते हैं, ही पाई जाती है, उसमें ही था तो केवल उनमें पाई जाती है, नहीं ये हर तरह के बच्चे में पाई जा सकती है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहा है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एकाग्रता यानी कि अटेंशन, तो भैया अटेंशन लेने में किनको दिक्कत होती है, जो ADHD होते हैं, ADHD। तो ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन बच्चों के होता है उन्हीं की ये दिक्कत होती है, उन्हीं के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे उनका अटेंशन स्पैन हो वो बढ़े। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सीधा है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा एनेक्डोटिकल रिकॉर्ड होते हैं, घटनावृत्त अभिलेख होते हैं, वास्तविक रिकॉर्ड आप इसको कह सकते हैं, इसी के हिसाब से हम देखते हैं उनको। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थानों के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। कौन सा होगा, कौन सा ऐसा चीज होगा जो कहेगा आसपास आप करो इस तरह का, तो वो हमारा क्या होता है, वो पर्यावरणीय या इकोलॉजिकल हम इस चीज को कह सकते हैं, यही सजेस्ट दे सकते हैं। यही वाली जो अप्रोच होती है यही ऐसे कहती है कि आप सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ आप करो, बच्चे के साथ डील करो, ठीक है, यही हमारा रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषता है। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको क्या लगता है,
कि किसी की IQ अगर 50 से नीचे है तो क्या उसको लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण हुआ? ये नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। जिसकी IQ 150 हो उसके भी हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन एग्रेसिव एक्ट, अगर कोई बच्चा है जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सारी चीज़ें, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? नहीं भैया, ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रकार की गयात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराना, ऐसा भी नहीं है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई, यही है। रीडिंग फ्लुएंटली अगर किसी को दिक्कत है तो वो होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया भाई, कह रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को क्या होता है? बच्चों की मानसिक विकास मंद होता है? नहीं। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं? कोई भी हो सकते हैं। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है? यही वर्णों में। ये कौन सा होता है? ये बच्चे वही तो होते हैं जिनको डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को क्या होता है? बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है? ऐसा नहीं है। बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ भी नहीं सीख सकते? ऐसा भी नहीं होते हैं। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। कुछ ही ऐसे पक्ष होते हैं जिनमें उनको वो संघर्ष करते हैं, तो वो चीज होती है उनके साथ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाला सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो टच एंड फील। टच एंड फील क्या हो सकता है? जो देख नहीं सकता, देख कौन नहीं सकता? दृष्टि विकलांग बच्चा जो होगा वो, उसके लिए होगा ये। ठीक है, छुओ और पता करो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सीधा सीधा आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारा राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट था, ये हमारा आया था 2016 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अधिगमकर्ताओं तथा प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है आप बताओ। डिसलेक्सिक बच्चा जो होता है जिसमें पठन अक्षमता होती है, उसको क्या होती है? उसको लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, यही चीज़ है हमारी। ठीक है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होगी उसको लिखने में भी। जो एम को डब्ल्यू से कंफ्यूज कर लेता है तो वो लिखेगा भी तो एम को डब्ल्यू से कंफ्यूज करके ही। तो हमारा ये डिसलेक्सिक बच्चा होता है जो तारे जमी पर मूवी में था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों और अक्षरों की पहचान होने में कठिनाई। तो ये तो समझ लो, ये तो डिसलेक्सिक वाली चीजें हैं। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, तो ये डिस्फेजिया वगैरह हो सकता है, जो भाषागत कौशल होते हैं जिसके अंदर। तो मेन बात है उसको डिसेबिलिटी वाली दिक्कत है। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो कौन सा बच्चा हो सकता है? वो बच्चा स्वलीन विद्यार्थी होगा, ऑटिस्टिक बच्चा होगा। ऑटिस्टिक बच्चे को क्या होता है? ऑटिज्म उस बच्चे को होता है जिसको सोशल लाइफ जिसकी नहीं होती, जो सोसाइटी में ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, ये होता है। सृजनात्मक विद्यार्थी नहीं, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, यही तीसरा हमारा ऑप्शन है भाई इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही आ गया, ऑटिज्म का ही क्वेश्चन आ गया, सोलिन। ठीक है, तो इनके साथ दिक्कत क्या रहती है? इनके साथ यही होती है, दूसरों के साथ जब संबंध जोड़ने में ये सोशल नहीं हो पाते ना, तो इनके साथ दिक्कत यही वाली रहती है, वो संबंध नहीं जोड़ पाते किसी के साथ जल्दी। फिर है अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे सामान्यतः कैसे होते हैं? कंसेप्चुअल डिसऑर्डर होता है उनके साथ, कंसेप्ट। ठीक है, तो यही दिक्कत होती है उनके साथ, कंसेप्ट नहीं पता होते हैं उनको, उनके साथ ये चीज़ हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 के अंतर्गत विकलांगता की शब्दावली की परिधि के भीतर आता है? कौन सा आता है? टीबी वाला, मेंटल रिटार्डेशन वाला, स्पीच डिसऑर्डर वाला? नहीं, ऑटिज्म यही हमारा आता है। ठीक है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर यही हमारा आता है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शायद, हाँ लास्ट है। 50 ही होंगे भाई, 50 ही क्वेश्चन थे, 130 क्वेश्चन थे ना, तो 80 पहले हो गए थे, 50 हो गएंगे आज। चलिए, एक गतिक व्यवहार में जो बोलने में प्रभावित होता है उसको क्या होता है? उसको होता है भैया अप्रैक्सिया। ठीक है, अप्रैक्सिया होगा। मोटर स्पीच डिसऑर्डर जिसके रहेगा उसको अप्रैक्सिया होगा, क्योंकि जो बोलना है ये भी हमारा फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है पहला, अप्रैक्सिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और
और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट में करके बताना कि आपको कैसा लगा, हमारे जो एग्जाम्पल्स थे, जो एक्सप्लेनेशन थे, आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।